Hello and welcome to Business Studies with Jay and Jain. And today we are doing Principles of Management, Chapter 2, and in which we are going to do Fayol ke 14 principles, 14 principles by Fayol. Henry Fayol has given some principles, and we're going to do that. चलिए start करते हैं, पर उससे पहले I would really request you to go like, share, subscribe to my channel, share this video with your friends, and I hope if you have any doubts you can mail me on my mail ID, which is chayan.jain@gmail.com, chayan.jain@gmail.com, and you can also mail me for personal classes over Zoom or any other method. So let's get started. Fayol or Henry Fayol is also known as the father of general management. नाउ इसने जो है हमारे को कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं. ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन व्हाट अ मैनेजर्स वर्क इज़, यानी कि एक मैनेजर का काम क्या है और उसे किस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए काम करते हुए. फेयोल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे तो हेनरी फेयोल जो था ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट है. फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट. इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आप पूरी फर्स्ट बुक में पढ़ने वाले हो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन्होंने स्टाफिंग की खोज नहीं करी, बाकी सब तो इन्होंने कवर कर ही लिया. ऑल्सो इन एन इंडस्ट्री ही सेज देर शुड बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. तो पूरे इंडस्ट्री के सारे काम को उन्होंने डिवाइड किया टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल टास्क्स में. यानी कि जितना भी काम है या तो वो टेक्निकल होगा, कमर्शियल होगा, फाइनेंशियल होगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा या मैनेजरियल होगा. अब वो कहते हैं एक अच्छा मैनेजर कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर फिजिकल क्वालिटीज़ हों, जो मॉरली स्ट्रांग हो, जो एजुकेटेड हो, जिसके अंदर नॉलेज हो और जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो. ही ऑल्सो सेड दैट द नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज़ लिमिटलेस. कितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप बना सकते हो, लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी बुक में 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So the first principle given by Fayol is nothing but division of work. He said जितना भी काम आपको करना है, that is work you have to do in an organization, should be divided into small tasks. यानी कि छोटे छोटे कामों में उसे डिवाइड करो या छोटी छोटी जॉब्स में उसे डिवाइड करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे काम को इकट्ठा करो, उसे डिवाइड करो स्मॉल टास्क और जॉब्स में. ये जितनी भी जॉब्स बनेंगी उनको ट्रेंड स्पेशलिस्ट ही करेंगे जिनके पास स्किल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास काम है यू लीड अ क्रिकेट टीम, सो द एंटायर टास्क वुड बी right from batting, bowling, fielding to all kinds of physical development skills. ये सब आपको चाहिए. अब as a job you need someone who's a batsman, someone who's a bowler, someone who's a good all-rounder. So for that you need trained specialists. Now these specialists, these cricketers have been trained and they have skill. This will lead to specialization. Now you cannot have a singer like Arijit Singh coming in and playing cricket because he's specialized. स्पेशलाइजेशन उसी पर्टिकुलर फील्ड में ही होगा. ठीक है. तो डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि अब आप बेहतर काम करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव होगा और आपका जो एफर्ट है वो मेंटेन होगा. इससे आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने सारे काम को डिवाइड करा है तो आपको पता है कि कहाँ पर कितना काम किसको करना है, किस जॉब में क्या काम है, तो किसी और जॉब में आप सेम काम नहीं देंगे. ऑल्सो वर्क कैन बी एफिशिएंटली डिवाइडेड सच दैट स्पेशलाइज्ड टास्क्स आर क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर टू परफॉर्म. इसका मतलब ये है कि जब आपने काम को ऐसे डिवाइड किया है ताकि टास्क बन जाएं जिसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो वो समझने में आसान हो जाती हैं और क्लियर टू परफॉर्म हो जाती. अब बैट्समैन को ये क्लियरली पता है कि ही नीड्स टू बैट वेल and he is also clear how he has to perform. Thus, departments बनाए जाते हैं on the basis of activities and tasks. So can I say within a team of 11 cricketers, let's say Indian cricket team, there is a team or a department of batsmen, there's a small department of bowlers, there's a small department of all-rounders. Can I say that? Yes, I can say that. Similarly, in an organization based on the types of work or activities, there are certain departments.
सबसे पहले फाइनेंस का डिपार्टमेंट जिसमें सारे मनी रिलेटेड काम होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जो कि इनपुट को फाइनल आउटपुट बनाएगा, परचेज़ का डिपार्टमेंट जो मशीन से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर सब कुछ की परचेज़ देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो 4 Ps यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पे ध्यान देगा, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कि स्टाफिंग पे ध्यान देगा। अच्छा, अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है इसको हर तरीके के काम में लगाया जा सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो या मैनेजरियल हो। नाउ इफ़ यू गो टू एनी टेक्निकल प्लेस लाइक अ स्कूल or let's say a lab, you can use the same principle there also. You can divide the work. This will increase people's productivity, their quality, and the work will be done with the same effort. You don't have to exert yourself. And the same effort can be applied technically also and managerially also. So that's it with the division of work. फेयोल ने सिंपली कहा काम को छोटा छोटा डिवाइड करो, उसके बेसिस पे जॉब्स बनाओ, जॉब्स जो हैं वो ट्रेन स्पेशलिस्ट करेंगे, ट्रेन स्पेशलिस्ट जो होंगे वो स्पेशलाइज करेंगे, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम की क्वालिटी बेटर होगी और सेम एफर्ट पे वो काम कर पाएंगे। जब आपने काम को डिवाइड कर दिया इसका फ़ायदा ये होगा कि स्पेशलाइज टास्क जो आप बनाएंगे वो ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू परफॉर्म होंगी, और डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे जो कि एक्टिविटीज़ और टास्क के बेसिस पे बनेंगे। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी काम होंगे वो सारे सिमिलर नेचर के होंगे, फाइनेंस के अंदर मनी रिलेटेड होंगे और कोई काम ही नहीं होगा। ऐसे करके आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, और ये प्रिंसिपल आप हर टाइप के काम में लगा सकते हो, चाहे वो टेक्निकल हो या मैनेजरियल हो। सो दैट्स इट फॉर द डिवीजन ऑफ वर्क। अब चलेंगे अगले प्रिंसिपल पर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन आई यूज़ द वर्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, यूज़ रिसोर्सेज फॉर वर्क एंड obtain obedience फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। यानी कि 3 चीज़ें। पहली, राइट टू गिव ऑर्डर्स, आप ऑर्डर किसे देंगे? अपने सबॉर्डिनेट को देंगे, जूनियर को देंगे। यूज़ रिसोर्सेज फॉर वर्क, अगर आपको कोई काम दिया गया है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी मिलनी चाहिए। लेट अस सपोज मैंने अगर ये कहा कि आप जाके एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कीजिए मार्केट में, और मैं आपका सीनियर हूँ, लेकिन प्रोडक्ट मैंने आपके हाथ में नहीं दिया, रिसोर्स आपके हाथ में नहीं दी, तो क्या आप उसे बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, अब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी आपकी बात को ओबे यानी कि मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो आप उन्हें पेनलाइज या पनिश भी कर सकते हैं। अथॉरिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑफिशियल यानी कि आप दूसरों को कमांड कर सकते हैं, और एक होती है पर्सनल यानी कि आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, आप खुद के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। सो 2 टाइप की अथॉरिटी अब आपको पता चल गई। नेक्स्ट, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ने कहा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। कैसे? अगर आपने जो काम किया वो गलत हो गया तो गलती किसकी? आपकी। तो उसके लिए आंसर कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि आपको अथॉरिटी दी गई है। अगर यही अथॉरिटी मैं आपको नहीं देता और फिर भी आपसे काम कराऊंगा तो आप कहेंगे मैं कर ही नहीं सकता काम। लेकिन अगर मैं आपको ज़्यादा अथॉरिटी दे दूंगा, जितना आपका काम भी नहीं है उससे ज़्यादा अथॉरिटी दूंगा, तो आप अथॉरिटी को वेस्ट करोगे, दूसरों को परेशान करोगे। तो हैंस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होने चाहिए। अगला इसी के अंदर आता है बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑर्डर्स ही गिव्स। एज अ सुपीरियर अगर मैं आपको कोई ऑर्डर देता हूँ तो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑल्सो द राइट टू पनिश और पेनलाइज द सबॉर्डिनेट फॉर नॉट ओबेइंग। एज अ सुपीरियर मेरे पास राइट है कि मैं आपको पनिश या पेनलाइज कर सकता हूँ जब आप मेरी बात ना माने, बिकॉज आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली कंसर्न विद द राइट टू गिव ऑर्डर्स, यूज रिसोर्सेज एंड मेंटेन ओबीडियंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। और अगर सबॉर्डिनेट्स ऐसा नहीं करते तो हम पेनलाइज भी कर सकते हैं। अथॉरिटी 2 टाइप की है, यानी कि दूसरों को कमांड करने की और अपने ऊपर अपने ऊपर नहीं, अपने काम के लिए अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करने की। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप किसी से कोई काम करा रहे हैं या खुद कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप आंसरेबल यानी कि अकाउंटेबल हैं। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। मैनेजर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना है अपने ऑर्डर्स के लिए जो उसने ऑर्डर्स दिए हैं दूसरे को। इसके अलावा ही शुड ऑल्सो पनिश पीपल हु डू नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। फेयोल ने सिंपली ये कहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ते इस साल तो उसमें देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रूल्स ऑल्सो। फेयोल कहता है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहिए तो
तो हमारे को उसके रूल्स को फॉलो करवाना है और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में इन रूल्स को मेंशन करना है ताकि एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता हो कि किन रूल्स को उन्हें फॉलो करना है और तोड़ना नहीं है। गुड सुपीरियर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्पोज डिसिप्लिन। अगर सुपीरियर्स अच्छे नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं होगा। डिसिप्लिन के अंडर आप जुडिशियस पेनल्टीज़ लगाते हैं, यानी कि अगर कोई रूल तोड़ेगा तो उसे पेनलाइज यानी कि पनिश किया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसलिए बनाया जाता है ताकि एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तो सारे में दंगा हो जाएगा। पीपल विल नॉट बी विलिंग टू वर्क, दे माइट बी बिजी ऑन देयर फोन्स ऑल द डे and hence they won't be disciplined. Also, they might do things in the office which are not even right. They might, call on for a party out there. They might just start using their phones and watching movies out there, which is not correct ethically. Now, next principle in this line is the unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल मतलब है कि हर सबॉर्डिनेट के ऊपर, हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस या सीनियर ही होना चाहिए। फॉर एवरी सबॉर्डिनेट देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। फॉर एवरी एम्प्लॉय देयर शुड बी ओनली वन बॉस। अगर कभी भी दो सुपीरियर्स होंगे तो एम्प्लॉय विल बिकम कन्फ्यूज्ड एंड इनएफिशिएंट, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आएगा कि वो किसकी बात सुने और किसकी नहीं। He will become inefficient because he will be confused to do the task and thus would cost भी वेस्ट करेगा, यानी कि पैसा भी वेस्ट करेगा और टाइम भी वेस्ट करेगा। इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसका रिजल्ट ये होगा अथॉरिटी इज़ अंडरमाइंड, यानी कि किसी ना किसी की बात को उसे निगलेक्ट करके डिसिप्लिन को ख़राब करना पड़ेगा और ऑर्डर सब चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी और स्टेबिलिटी इज़ थ्रेटन्ड। ज़्यादा समय तक वो स्टेबल रहकर काम नहीं कर पाएगा। ड्यूल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। इसका मतलब कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को दो सीनियर्स या दो बॉसेस के अंडर काम नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और रिसोर्सेज को वेस्ट करने लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगाएगा। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव डन 4 प्रिंसिपल्स: डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से लेकर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तक। टिल देन स्टडी हार्ड।